मुझे लगता है कि टीचिंग एक इस प्रकार का बच्चे मतलब सीखने और सिखाने वाले के माइंड के बीच में एंगेजमेंट है, जिसमें सिखाने के लिए कोई कंटेंट है जिसको एक्स कह सकते हैं हम, और उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इस एंगेजमेंट की कम से कम ये है, ये होना लाजमी है, वरना हम उसको शिक्षा मतलब टीचिंग नहीं कहेंगे, ये मिनिमम है। एक तो ये है कि टीचर की इंटेंशन है, मतलब उसका इरादा है कि किसी किसी लर्नर वाई को कोई कंटेंट एक्स सिखाए, जो कि उसको पहले से नहीं आता है। दूसरा, जो लर्नर है वाई, वो उसका विलिंग पार्टिसिपेशन हो उसमें, वो जो प्रोसेस चल रही है उसमें। तीसरा, ये कंटेंट इस तरह का है कि टीचर कोई न कोई कनेक्शन लर्नर के माइंड और कंटेंट में ढूंढ सकता है। यदि ये कंटेंट इस प्रकार का है कि लर्नर और के माइंड और उस कंटेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं ढूंढ सके, तो टीचिंग नहीं हो पाएगी। और अगला ये है कि टीचर जो भी एक्शन या एक्टिविटी क्लासरूम में करता है, वो दोनों तरफ कनेक्ट होनी चाहिए। एक तरफ तो वो कंटेंट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, और दूसरी तरफ लर्नर के माइंड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। उस एक्टिविटी की ये शर्त है। तो इस प्रकार का जो काम है, उसको हम टीचिंग कह रहे हैं यहाँ पे। टीचिंग की और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकते हैं, थोड़ी हमने बात भी की थी, मोरलिटी वगैरह सब मैंने हटा दिया है मिनिमल रखने के लिए, क्योंकि वो कंटेंट में जब आप मूल्यों की बात करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। अब इसके लिए, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज टीचर के लिए लाजमी है, यहाँ भी मैं मिनिमल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या जरूरी है, मुझे लगता है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जिसको हम एपिस्टेमिक मतलब ज्ञान मीमांसकीय या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं, और दूसरी जिसको हम आपसी संबंधों संबंधी कह सकते हैं, मतलब टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप। पहले में ये लाजमी है, और इस हिस्से पर मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो पहले मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है दैट द टीचर शुड नो एक्स वेरी वेल। टीचर को जो पढ़ाना चाहता है वो बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसमें मुझे ऑक्सफोर्ड का एक छोटा सा वाक्य याद आ रहा है। वो कहते हैं कि इग्नोरेंट टीचर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, मतलब अज्ञानी शिक्षक अंतर्विरोधी आइडिया है। तो लेकिन देखिए, इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए। ऐसा टीचर संभव है कुछ चीज़ों में, खासकर दक्षताओं में, जिसको खुद वो नहीं आती लेकिन उसके स्टैंडर्ड मालूम है, तो वो उसको फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन वो लिमिटेड लेवल पर ही कर सकता है। वो सुधारेगा कैसे, ये बताना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये ज़रूरी है फिर, लेकिन ये जानना बहुत गहरे लेवल का होने की ज़रूरत है, जो कि मेरा अपना मानना है, आप लोगों को हो सकता है नहीं ठीक लगे वो, कि उसका अर्थ पता होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए, अन्य कंटेंट से उसकी रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, और उसमें बात करने के लिए शब्दावली होनी चाहिए उसके पास। मेरा पर्सनल मानना ये है, एंड अगेन आई माइट बी रॉन्ग हियर, गणित में पहली दूसरी तीसरी कक्षा में गणित पर बात करने के लिए शिक्षकों के पास शब्दावली नहीं होती। जितनी अवधारणाएं वहाँ एक गुच्छे में आती हैं, उनको अलग अलग पहचानने की कैपेबिलिटी बहुत कम शिक्षकों में होती है, जिसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है देखेंगे अभी। दूसरी बात है, द टीचर शुड बी कैपेबल ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस टू असर्टेन प्री रिक्विजिट्स फॉर लर्निंग एक्स। इसका मतलब ये है कि यदि टीचर भाग करना सिखा रहा है, तो उसके पास भाग की ऐसी समझ होनी चाहिए कि भाग सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कौन से कंसेप्ट्स, कौन से प्रोसीजर, कौन सी अन्य विधियाँ, किस तरह की भाषा या शब्दावली,
वो तैयार होनी चाहिए, तभी आप भाग सिखा सकेंगे। ये एनालिसिस करनी आनी चाहिए उसको। मतलब कोई भी कंसेप्ट दे दो, गणित का या विज्ञान का या इतिहास का, अ, अधिकतर हमारे शिक्षक अपने बच्चों के नाम तक नहीं जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की का कंसेप्चुअल, बच्चे के माइंड का कंसेप्चुअल मैप अपने दिमाग में बनाएं कि ये क्या क्या जानता है, क्या क्या नहीं जानता, हैबिट्स कैसी हैं। मैं इसको 5 मिनट अकेले काम करने के लिए दूंगा तो ये पेंसिल की नोक तोड़ के दूसरे को चुभाने की कोशिश करेगा या अकेला बैठ के कर लेगा, या इस तरह की चीज़ें, उसकी कुछ प्रवृत्तियां और उसकी मेंटल स्टेट पता होनी चाहिए। होने को वास्तव में उसकी इमोशनल स्टेट भी पता होनी चाहिए, लेकिन ये हम आगे बात करेंगे। वो ये है कि मैं मैथमेटिशियन हूँ और मुझे गणित का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं जब पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं गणित का ज्ञान, मेरे मैथमेटिकल ज्ञान है उसके अनुसार नहीं पढ़ा सकता। मुझे जो कंटेंट है उसको पेडागोजी मिला के उस क्लास और उन बच्चों के लिए पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज बनाना पड़ेगा। मैं उसको प्योर मैथमेटिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा सकता। वही डूबी वाली बात कह रहे हैं ये तो। और इसका कुछ हिस्सा तो आप पहले से तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका मेजर हिस्सा क्लास में खड़े खड़े करना होता है। जो अच्छा दक्ष टीचर है वो एक्चुअली कंसेप्ट्स को उसी वक्त पेडागोजाइज करता है, बच्चों की के सवालों को सुन के, बच्चों की रुचि को देख के, वो जिस ढंग से कितना समझे कितना नहीं समझे उसकी एनालिसिस करके। इसीलिए अच्छे टीचर्स जो हैं, आपने ध्यान दिया हो तो उनके लिए, उनको अच्छा लगता है, उत्साह रहता है, लेकिन टीचिंग उनके लिए बहुत टायरिंग काम है, क्योंकि आप 30 बच्चों के लिए साइमल्टेनियसली कॉन्स्टेंटली ये कर रहे हो। कम से कम मेरे लिए टीचिंग बहुत टायरिंग होता था। तो अब ये सारी कैपेबिलिटी चाहिए टीचर में। पहली दूसरी कक्षा में ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन 7वीं 8वीं में यदि कोई टीचर समझता है कि मेरे टीचर, कोई बच्चा समझता है कि मेरे टीचर को फिजिक्स कुछ खास नहीं आती, या हायर सेकेंडरी में कोई बच्चा समझता है कि मेरे टीचर को मैथमेटिक्स या हिस्ट्री कुछ खास नहीं आती, तो उसकी लर्निंग पर काफ़ी असर पड़ेगा। कोई बात है, बुद्धू शिक्षक जो है उससे काम नहीं चलेगा बच्चों का भी। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि टीचर शुड बी केयरिंग एनफ कि बच्चों को डर नहीं लगे, बच्चे सेफ महसूस करें, बच्चे जो कहना चाहें वो बोल सकें और फ्रीली व्यवहार कर सकें, और जो बात नहीं समझ में आई उसके लिए कह सकें मैं, मेरे को तो नहीं समझ में आई। इतनी ही बात कर रहे हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि खूब शाबाशी दो, बच्चे जो करते हैं सही करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत खराब पेडागोजी है, क्योंकि आप कला के या सीखने के किसी भी, या राइटिंग के या सफाई के, राइटिंग में किसी भी प्रकार के स्टैंडर्ड बच्चे के सामने सेट नहीं कर रहे हैं। आप सब वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, नो। आप बिना डिस्करेज किए, बिना दोष दिए, बिना उसको डराए, आपको हिंट्स देने पड़ेंगे कि ये एक्सेप्टेबल क्वालिटी की चीज़ नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस शाबाशी, अच्छा इसमें बहुत लोगों को ऐतराज़ है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ आप मानिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ ये गलत पेडागोजी है। बच्चे को लगना चाहिए कि ये बड़ा फेयर आदमी है, कि इसके पास में मुफ्त में पहुँच गया कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ लेके तो नहीं मानने वाला है। आजकल बहुत तमाशा हो रहा है। आजकल कविता के नाम पर कुछ भी चलता है। कोई आदमी कुछ भी लिख दे, 4-5 शब्द एने बेने टेने मेने करके, वो कविता हो जाती है, और कोई न कोई उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और उसके लिए स्टैंडर्ड देने लगता है। तो ये सारा तमाशा मुझे लगता है शिक्षा में से निकला है। तो मैं जो लिख रहा हूँ आगे, वो कैपेबिलिटी ऐसी स्कूल की लिख रहा हूँ जिसमें अनग्रेडेड क्लासेज है, जिसमें एक ही ग्रुप में, एक ही कमरे में, जिसको आप क्लास कह सकते हैं चाहें तो, लेकिन एक से अधिक लेवल पर एक से अधिक कंटेंट को किसे एंगेज करने वाले बच्चे हैं। तो मैं आगे की चीज़ें इसके लिए लिख रहा हूँ। हालांकि दूसरे के लिए लिखना भी संभव है, आप चाहेंगे तो उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। इसमें क्या होगा, यदि आप किसी एक बच्चे को, बच्चा आपका प्यारा बच्चा है,
चाहे आपने बहुत टीचर तो जानबूझ के उदाहरण के लिए बनाते हैं, देखो ये कितना साफ सुथरा और प्यारा बच्चा है और ये काम भी रोज करता है। मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेटजी है। आप ये तो उजागर करिए कि किसने काम ठीक किया किसने नहीं किया, लेकिन इसके लिए ये मेरे लिए प्रिय है और इसके लिए ये मेरे लिए अप्रिय है, इस बात से आपको बचना पड़ेगा। अपना अनुभव मुझे ये कहता है, जब हम कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, उसमें से 50% केसेज ऐसे होते हैं, मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब बच्चों को पता नहीं हम चाहते क्या है। या तो हमने जोर से एनफ नहीं बोला, मतलब मुंह में मनमना दिया कुछ, या हमने शब्दावली ऐसी काम में ली जो जिसमें एम्बिग्यूटी है, या हमने जो शब्द बोले वो बच्चे की पकड़ में नहीं आए शोर में, लेकिन कोई न कोई कम्युनिकेशन का इश्यू है। अदरवाइज क्लियर कम्युनिकेशन को ज़्यादातर बच्चे मानेंगे, ये मैं डिफ़ॉल्ट एजम्पशन ले रहा हूँ। यदि उनको पहले से कुछ शिक्षकों ने ऐसी हैबिट्स नहीं बनवा दी हैं कि किसी की मत सुनो, बहुत प्यार से भरे शिक्षक की कल्पना नहीं कर रहा हूँ मैं, एक प्रोफेशनली डीपली कनेक्टेड, कंसर्न्ड, केयरिंग टीचर की कल्पना कर रहा हूँ। लेकिन उसमें यह भी शामिल है कि बच्चे अपनी बात उससे निर्भीक होकर कह सकें। उनको कुछ लगता है टीचर के बारे में कि ये गड़बड़ है तो वो कह सकेगा। और ये जो ऑब्जेक्शन है ये मैं टीचर के बारे में भी कह रहा हूँ। तो फीडबैक दोनों एरिया में हो सकते हैं, वर्कशॉप कार्यशाला के ये एकेडमिक पक्ष के बारे में और लॉजिस्टिक के बारे में। एक इसमें मुझे पूरे 7 दिन में, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ समझ गया, बट एक किसी नीतिगत दस्तावेज को कैसे समझें, उसकी क्या मेथोडोलॉजी होगी, मैं मेरे काम से कैसे जोड़कर देखूंगा उसको, वो एक मतलब नज़रिया मिला मेरे को। पर जो खास जो मुझे टूल्स मिले यहाँ पर समझने के लिए वो थे कि एक तो परिभाषाएं क्या होती है, अवधारणाएं क्या होती है, क्यों इनकी ज़रूरत है, किस तरीके से हम लोग जब समालोचना करने जाते हैं तो हमारी पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए, ये स्पष्टताएं हुई। और जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं कि मानव क्या है, समाज क्या है, लोकतंत्र क्या है, शिक्षा इसमें क्या भूमिका निभाती है, तो यहाँ पर इसमें उद्देश्य लिखा था कि हम लोग एक है ना मानव समाज और लोकतंत्र और पाठ्यचर्या के संबंधों की जो है ना उनके उद्देश्यों की भूमिका को समझने की एक जमीन तैयार कर पाएंगे। उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगा कि हम सफल रहे। और इसके लिए मैं पूरी जो दिगंतर टीम है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो निश्चित रूप से एक इंसाइट्स मिलती है और उनसे हम लोग प्रेरित होते हैं। प्रेजेंटेशन को लेकर कि मैं इसको अपने काम में कैसे लागू करूँ, बहुत ही अनुपम या क्या अनूठा अनुभव रहा आप सबके साथ सीखने का। एक चीज़ और कहूँगा कि मैथ्स में जितने भी हमारे लोग हैं उन्हें भी धन्यवाद दीजिएगा। मैंने सोया बड़ी पहली बार खाई मैं भिंडी खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत एंजॉय की, बहुत बेहतरीन तरीके से खाना बनता है वहाँ पे, तो उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिएगा और सभी अन्य साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतिगत चीजों की चर्चा में शामिल मैं पहली बार हुआ हूँ, तो यहाँ जानना हमने कि भैया पहले सफलता की परिभाषा बताओ, वो अच्छी या बुरी वो बात की बात है, वो तो उसके उद्देश्य तय करेंगे कि वो अच्छी है या बुरी है। तो हमने ये जाना कि पहले बेसिक चीज को जानो, पहले हमें तुरंत निर्णय नहीं कर लेना कि वो अच्छी है बुरी, वो तो उसके उद्देश्य तय करेंगे। इस वर्कशॉप में मैं आया तो मुझे पहली बार लगा कि वर्कशॉप वाकई में कोई चीज होती है जो सीखने के लिए होती है। और यहाँ पर आया तो मैं रीडिंग को बहुत अवॉइड करता था। सबसे पहली चीज तो मेरे अंदर यही आई कि अब जाके मुझे बहुत कुछ सीखना है, रीडिंग करना है और बहुत सारी बुक्स पढ़नी, क्योंकि पहले दिन ही पहला क्वेश्चन ऐसा आया कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है। सोचते थे शायद ऐसा, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता, तो ऐसा कुछ होता भी है। तो यहाँ पर आके जैसे स्कूल गए, बहुत सारी चीज स्कूलों में भी देखी, यहाँ पर भी सीखी, और सर ने भी जिस तरह से बताया बहुत ही यूनिक रहा। एकदम से ऐसा लगा कि दोबारा ऐसी कोई कार्यशाला हो, जैसे कि मुझे भी लग रहा 7 दिन में कुछ सीख नहीं पाए, टूटा फूटा जो भी छोटा छोटा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर सीखी कि जैसे सर ने बोला ना कि हम बड़े सफलता को क्यों ढूंढते हैं, छोटी छोटी सफलताओं को भी अगर पा लेंगे तो हमारा कुछ तो उद्देश्य पूरा होगा और आगे बढ़ जाएंगे। एकदम से कोई चीज मिल रही है। तो 7 दिनों में पहली वर्कशॉप में मेरी
यही सीखा कि जो भी सीखा छोटा छोटा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे चल के जो भी सीखने का मौका मिलेगा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देता हूँ दिगंतर विद्यालय को, जो बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कैसे हम पढ़ाई को लेकर जाएं और एक अच्छा टीचर कैसे होता है, ये मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी एक अच्छी टीचर बन पाऊँ और आगे और अच्छा काम करना चाहती हूँ। थैंक यू दिगंतर। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने यहीं आके भी जानी है जब इसके बारे में पता चला। और दिगंतर स्कूल में जो भी चीज़ें या जो पेडोलॉजी यूज़ होती है या अभी जैसे कार्ड सिस्टम के द्वारा, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। उसका रेफरेंस भी मतलब लिया जा सकता है और उसको अप्लाई किया जा सकता है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो वेबसाइट पर हैं उनको भी मुझे ऐसा लगता है वो एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। जब ये लगा कि कुछ पॉइंट थे मेरे क्लियर नहीं थे, कुछ थे मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वहाँ से मेरा ये था कि मुझे इन टीचर से मिलना है जो सोचने का थॉट प्रोसेस इस तरीके से है। और बेसिकली उसमें आमूलचूल शिक्षा में परिवर्तन वाला आर्टिकल मैंने मतलब जो पढ़ा था, सर का जो समझाने का तरीका है उसको देख के मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से मतलब सारी चीजें सीखने की और गहन अध्ययन की जरूरत है। तरह से कोई दस्तावेज पर किस तरह से पढ़ा जाता है या क्या नजरिया होता है किसी चीज को पढ़ने का, वो समझ आया है। शब्दावलियों के क्या मायने होते हैं, आज तक पढ़ी सब थी जैसे क्षमता, दक्षता, कौशल, काफी सारी, बट कभी इतना सोचने का मौका नहीं मिला था। पहली बार जिंदगी में इतना सोचने पर मजबूर भी हुआ। तो बीएड भी कर ली थी, पिछले 10 साल से टीचिंग फील्ड में पढ़ा भी रहे हैं, बट खुद की बिलीव्स, थॉट्स, असेसमेंट को लेके, शिक्षा को लेके बिल्कुल अलग थे। अब शायद तक ये जो 7 डेज की वर्कशॉप, श्योर हूँ मैं, शायद वाला वर्ड हटाऊंगी, यहाँ से रिप्लेस करूंगी, कि अगर मेरा खुद का माइंडसेट एजुकेशन को लेके चेंज हुआ है तो वो डेफिनेटली मेरे वर्क में भी रिफ्लेक्ट होगा, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मेरा खुद का जो स्ट्रगल था वो कम हो जाएगा, तो उसके लिए थैंकफुल हूँ। खुद के लिए रिफ्लेक्शन हुआ है कि सोचने समझने में क्या कोहेरेंस रख सकते हैं, स्पेशली अभिव्यक्ति में। तो वो मेरा खुद का रिफ्लेक्शन है कि कैसे सोचना है, उसको कैसे आर्टिकुलेट करना है और कैसे अभिव्यक्ति के पार्ट पर। दूसरा, कुछ बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे बात हुई है, तो क्योंकि रोहित जी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उनका रेगुलर अध्ययन है, शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो कई बार वो जो डाइवर्जन होता है तो वहाँ से वापस आने में टाइम लगता है। तो वो थॉट भी आ गया, ये भी आ गया, तो आर्टिकुलेट होने में टाइम लगता है। तो ये स्ट्रगल है। तो ये कैसे एक सीरीज में तारतम्य में हो सकता है, वो कोशिश की जा सकती है। आई थिंक इट हैज गिवन अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट कि क्या करना चाहिए अभी। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर मी पर्सनली, तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस 7 डेज का। अगर एक मेरी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इस वाली वर्कशॉप के बाद ये रही कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है रैशनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। सीरियस, डेलिबरेट, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो वो मेरे को समझ में आया और वो मैं करना चाहती हूँ। मैं ट्रांसलेशन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इतने बड़े डॉक्यूमेंट को और मीनिंग कैप्चर करते हुए ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत भाषा आधार है, क्योंकि लर्निंग का तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट टास्क था। दूसरा, डिज़ाइनिंग टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने पे और क्रिटिकल थिंकिंग उस पर डेवलप करने के लिए वर्कशॉप डिज़ाइन करने में भी बहुत सारा अलग किस्म का थॉट प्रोसेस लगता है जो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं हमारी मेन स्ट्रीम कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स में। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक मुझे ये लॉजिक बहुत क्लियर बिल्ड हुआ कि हम कैसे ह्यूमन नेचर से विजन ऑफ सोसाइटी तक जा रहे हैं, फिर वहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज तक जा रहे हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन से लेके फिर वो जो भी ढांचा है लर्निंग आउटकम्स तक का, वो मेरे दिमाग में क्लियरली बना है। मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि जो हम पेडागोजिक तरीका इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को ओपन करने का, हम या तो सवाल हमारी तरफ से होते हैं और आप में से कोई आंसर कराता है, जैसे रोजी स्टार्ट में आंसर करते हैं, और कभी कभी
वो कुछ कंटेंट लेके जाने के लिए पहले कुछ क्रिटिकल लेंसेज के सवाल देते हैं और हम वो सोच के आते हैं। तो मुझे वो पेडागोजी बहुत बढ़िया और इफेक्टिव लगती है। Great. I've done such courses. I've tried to study this, but again, इन दोनों ने critically भी ऐड किया. I don't have much. So thank you so much. अभी मेरा ये हुआ कि पता नहीं डीप तो हुआ है या नहीं है, बट वो पहली ब्रिक तो रखी गई है फाउंडेशन की, वो पहला बेस तो क्लियर बना है और उसके ऊपर की शायद ढांचा दीवार है वो मेरे को सेल्फ रिफ्लेक्शन से ही मिलेगी। तो इसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द टीम और सभी लोगों का बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि मैं इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिल पाई और मेरे लिए पहली अपॉर्चुनिटी थी। सो थैंक यू एंड थैंक यू जो हमारी मतलब कि ये करिकुलम को लेके जो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है और जो हमारा साथ उनके साथ रहना, उनके अलावा भी जो और एक्टिविटी सीखी है, जो कुछ गाने वगैरह थे कि मेरे को ये नहीं लगता था कि ऐसे गाने ऐसे भी गा सकते हैं हम साथ बैठ के, तो फिर उनके लिए भी थैंक यू जो सिखाया। एंड मैं भी उनको अपने बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहूँगी। थैंक यू टीम। मेरा ये अनुभव यहाँ का जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव रहेगा। शिक्षा को मैंने जिंदगी में बहुत महत्व दिया। मुझे नहीं मालूम शिक्षा कितनी बड़ी होती है। मेरे समझ शिक्षा वहीं तक थी जहां मैं पढ़ गया, वहां से खत्म। और आज यहाँ समझ में आया, आप जितने उसे खंड करेंगे उतनी गहराई में जाते चले जाएंगे और जितनी गहराई जाएंगे उतने पोर्शन उठेंगे और उतने आंसरों को आपको ढूंढना पड़ेगा। सर जब भी पढ़ाते थे मैं बोलता नहीं था, मैं सिर्फ सुनता था सर को। सर क्या बोल रहे, डीपली सुनता था। लोग सोचते थे मलिक जी नहीं बोल रहे हैं क्या कर, और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर ने कभी भी किसी को ये दिखाया कि आप कमजोर हैं, आपको नहीं आता है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और निरंतर स्कूल जाने का जो अनुभव है मेरा, वहां मैंने देखा, वहां मुझे एक नया विद्यालय दिखा जो मैंने सपने में नहीं देखा था। क्योंकि मैं लोग जहाँ रहता हूँ वहां भी कुछ अलग लेवल शिक्षा है, रटा रहे हैं, भगा रहे हैं, रटा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं बच्चों को, एक प्रेशर दे रहे हैं बच्चों को करके लाना है। और यहाँ पर देखा बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई प्रेशर है और बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उससे ज्यादा। और हमको लगा उनको उससे हर क्लास में वर्कशॉप चल रही थी। बच्चे मैंने पीजी बच्चे देखा, छोटा बच्चा वो एक बेसिक पोएम सुना रहा था, शायद हमारे बड़े बच्चों ने अच्छे से ना सुना पाए और उनके अंदर कहीं भी डर जैसी चीज नहीं थी जो हमें दिखेगा। छोटे बच्चा सुनाने में संकोच कर, वहां तो सब एक दूसरे चांस दे रहे थे, पर्ची निकल रही थी, खेल रहे थे, एक दूसरे चांस दे रहे थे और एक वाक बना रहे थे पर्चियों पे कि शेर निकला तो शेर ने रास्ते में क्या करा, शेर कैसा था, शेर कैसे चलता था, शेर की आवाज कैसी थी। एक अलग ही अनुभव आया आने का। सिस्टम में जब हम काम करते हैं, मैं जबरदस्ती भाषण दे रहा हूँ इसमें, मैंने सिस्टम में कभी काम नहीं किया और मुझे ये भी नहीं पता मैं कर पाता था। लेकिन जब हम सिस्टम में काम करते हैं तो हो सकता है हमको संतुष्टि नहीं मिले और हो सकता है हमको बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं मिले। लेकिन एक चीज होती है, सिस्टम को काटने वाला कीड़ा उसके बीच में बैठा रहता है। कीड़े को कष्ट तो होगा लेकिन सिस्टम को वो जगाता भी रहता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सिस्टम में काम करते हैं और हमारे आइडियाज अलग होते हैं तो वो हो सकता है हमको सफलता नहीं दिखे लेकिन वो कुछ यूज हो रहा है वहां पे। इसलिए बहुत ज्यादा उससे निराश नहीं होना चाहिए।